हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर अकेडमी। हमारा कैग वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी भाग 5 हमारा कंप्लीट हो गया। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो हमारा पार्ट 5 था वो कंप्लीट करा दिया। आर्टिकल 148 से 151 तक हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद इस वाले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे कैग से रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है, MCQ सॉल्व करेंगे। भाग 5 में कैग का मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, थोड़ा फॉन्ट में, ठीक है। इसको मैनेज करेंगे, सिर्फ ये वाले ही क्वेश्चन में है, अगले क्वेश्चन में ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा से सही है, ठीक है। कैग लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। कैग लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। कैग की अधिकारिता संघ सरकार की शक्तियों के साथ सह विस्तृत है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से कौन से ऑप्शन सही है, ठीक है। इस तरह के स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जाते हैं। अब अगर आपने यूपीएससी का पैटर्न इस साल का या इससे पिछले साल का देखा हो, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न आया है, अब ये ऑप्शंस ख़त्म कर दिए गए हैं, ठीक है। अब ये ऑप्शंस लगभग ख़त्म कर दिए गए हैं इस बार भी 50+ क्वेश्चंस में से, ठीक है। क्या स्टेटमेंट पूछा है, इनमें से 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। पहले हम एलिमिनेशन मेथड लगा लिया करते थे कि अगर हमें मालूम है कि इनमें से 2 पहला और दूसरा सही है तो जिसमें पहला और दूसरा है वो ऑप्शन हम रख लेते थे, बाकी एलिमिनेट हो जाते थे। अब आपको स्टेटमेंट अच्छे से याद होने चाहिए, फैक्ट अच्छे से याद होने चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए जब आप इसको सॉल्व कर देंगे, नहीं तो आप गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए अब आपको ध्यान रखना है, हर स्टेटमेंट को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से सॉल्व करना है। बुक पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये वाला ऑप्शंस, ठीक है, अब फिलहाल में इनको ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे करके। प्रीवियस ईयर आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें भी जब शुरुआत थी तो उसमें 20 के करीब ऐसे क्वेश्चन थे, और इस साल के पेपर में यूपीएससी के 50+ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें लिखा गया है इनमें से 1 सही है, 2 सही है, निम्नलिखित स्टेटमेंट में से 1 सही है, 2 सही है, कोई भी सही नहीं है, या कोई 3 सही है। इस तरह के स्टेटमेंट आई होप आपकी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो आपको अब मैं कह रही हूँ कि फैक्ट हो या कॉन्सेप्ट, दोनों पर अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें पहले पूछा गया है लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही, ले सकता है। मैंने आपको बताया था लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक कहा जाता है, क्योंकि कैग जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति को दी जाती है, वो जब संसद में रखी जाती है दोनों सदनों के समक्ष, तो उसकी जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति, इसलिए उनकी बैठक में भाग ले सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे भारत के महान्यायवादी हैं वो कार्यपालिका के क्या होते हैं, एक हिस्सा है, एक भाग है, ठीक है, कार्यपालिका के, तो इसीलिए वो लोकसभा या राज्यसभा की किसी बैठक में भाग ले सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि कैग कार्यपालिका का भाग नहीं है, इसीलिए इनका किसी भी सदन से कोई लेना देना नहीं है कि इनकी बैठकों में ये भाग ले। लोक लेखा समिति क्योंकि इनकी रिपोर्ट की जांच करती है, इसीलिए उनकी रिपोर्ट का मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है, और उनकी बैठक में भाग लेते हैं। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कार्यपालिका का भाग नहीं है। थर्ड है, कैग की अधिकारिता संघ सरकार की शक्तियों के साथ साथ सह विस्तृत है, यानी इनकी जो अधिकारिता है या क्षेत्र है या शक्ति है वो क्या संघ सरकार तक ही विस्तृत है। राज्य सरकार की भी ऑडिटिंग कौन करता है, कैग करता है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर 1 आई थिंक इट इज़ विजिबल, देखो है ना, केवल 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है, इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे एग्जाम पैटर्न को और टफ बनाने के लिए इसको ख़त्म किया जा रहा है। तो आप प्लीज़ ध्यान देंगे, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर जो करंट में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, और उसकी टेस्ट सीरीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है, ठीक है। जो वो कार्यवाही करते हैं उस पर अंतिम जिम्मेदारी किसकी है, ठीक है, किसकी होती है, उच्चतम न्यायालय, संसद, भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्र विकास परिषद, ठीक है। कार्यवाही की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है, संसद की, ठीक है, संसद की,
टिप्पणियाँ और कार्यवाही का मतलब ये है कि उन्होंने कैसा काम किया है, कैसा नहीं किया, इसकी जांच कौन करेगा? संसद करेगी। मैंने आपको महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ाई थी। महाभियोग की प्रक्रिया का मतलब क्या है कि उनकी कार्यवाही की जांच हो रही है, ठीक है, वो अयोग्य तो नहीं है, ठीक है, कदाचार तो नहीं किया है, तो वो महाभियोग के आधार पर इस तरह के कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। तो उनकी कार्यवाही की जांच कौन करेगा? संसद। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देते हैं। प्रतिवेदन यानी जो अपनी रिपोर्ट है, अपना जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, वो किसको देते हैं? अपना प्रतिवेदन किसको देते हैं? मैंने अभी आपको बताया, राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को देते हैं। आर्टिकल 151 कहता है कि कैग जो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे वो अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। केंद्र की रिपोर्ट है तो राष्ट्रपति को देंगे, राज्य की रिपोर्ट है तो किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। देन राष्ट्रपति संसद में रखेंगे और राज्यपाल विधानमंडल में रखेंगे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? अभी आपको बताया मैंने कौन सी समिति का कार्य है, उनकी रिपोर्ट है उसको दोबारा से जांच करना, ठीक। किसका? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है जो प्रति वर्ष गठित की जाती है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होंगे, 7 राज्यसभा से होंगे, ठीक है, राज्यसभा से होंगे। और इनका अध्यक्ष कौन होता है? इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है। और 1 वर्ष के लिए ये समिति गठित की जाती है। ये किसकी रिपोर्ट की जांच करती है? लोक लेखा समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है? किसका है? बहुत इजी है। कौन लाभ के पद पर कार्य नहीं कर सकता? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद है किस सेवानिवृत्ति, किसे सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्त नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे रखा है इसको कि किस सेवानिवृत्त न्याय लेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? तो A.K. चंदा। इस तरह के क्वेश्चंस कम आते हैं और हम अगर किसी लोअर एग्जाम की तैयारी करें उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद मुक्त किया जा सकता है। पद मुक्त किस प्रक्रिया के आधार पर किया जा सकता है? ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको उनकी पद मुक्त करने की प्रक्रिया भी बताई थी। कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 148 में उनकी नियुक्ति भी दी गई है, ठीक है, उनकी योग्यताएं भी दी गई हैं और पद मुक्त की प्रक्रिया भी दी गई, यानी महाभियोग भी दिया गया है। लेकिन महाभियोग उनके ऊपर किस पद के समान चलाया जाएगा? तो मैंने आपको बताया था उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से हटाया जाता है, सेम उसी पैटर्न पर कैग को उनके पद से हटाया जाता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया इसमें दी गई है आर्टिकल 148 में, ठीक है, किसके समान है? सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। किन आधारों पर दोष सिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? ठीक है, मैंने अभी स्टेटमेंट में अपने कह दिया, ठीक है। कौन कौन से आधार हैं जिन आधारों पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पर महाभियोग सिद्ध किया जा सकता है? ठीक है, किस आधार पर चालू किया जा सकता है? सेम वही आधार फॉलो किए जाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से आधार हैं? कदाचार, अक्षमता और उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया कदाचार और अक्षमता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, तो सेम इसी पैटर्न पर उनको भी हटाया जाएगा, तो दोनों वैलिड है, ठीक है। इन दोनों आधारों पर किसको, कैग को हटाया जा सकता है, उनके पद से हटाया जा सकता है, या महाभियोग किस आधार, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज या नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर किस आधार पर महाभियोग शुरू किया जा सकता है? कौन कौन से आधार है? कदाचार और अक्षमता। फिर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? उनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाएगी?
1 मिनट, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अभी बताया मैंने कौन से आर्टिकल में नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है, कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 148 में नियुक्ति योग्यताएं, ठीक है। ये सब किस में दिया गया है, मैंने आपको पढ़ाया है अपने प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसमें जाकर चेक करेंगे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संघ के मंत्रिमंडल के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, भारत के संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? मैंने अभी आपको बताया, ठीक रिसेंट बताया अभी कि उन पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनको हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया कब शुरू होती है, कहाँ शुरू होती है? संसद में शुरू होती है, 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से पहले सदन में भी, जिस सदन में शुरू किया जाएगा, ठीक है, उस सदन में भी, और जिस सदन में पारित होने के लिए भेजेंगे उसमें भी 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव का पारित होना जरूरी है। इसीलिए भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के पश्चात, ठीक है, उपरांत राष्ट्रपति द्वारा उनको हटाया जाता है। इसीलिए वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कैग कार्य नहीं करते। इस बात का आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कैग अपने पद पर कार्य करते हैं, तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उनको हटाने के काम किसका है? महाभियोग द्वारा संसद का। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो पद है वो किस प्रकार का पद है, कैसा पद है? संसदीय अधिनियम द्वारा उसको सृजित किया गया था, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अभी मैंने आपको पढ़ा रही हूँ तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम किसी चीज़ का आर्टिकल में वर्णन कर रहे हैं तो वो किस में है? संविधान में, ठीक है। संविधान में लिखित है, संविधान में दिया गया है, तो कौन सा पद हो जाएगा? संवैधानिक पद हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा पद है? संवैधानिक। 2 तरह के पद होते हैं, संवैधानिक, एक सांविधिक, ठीक है। संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, और सांविधिक होता है स्टैचुटरी, ठीक है। तो संवैधानिक पद है जैसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। और सांविधिक पद जैसे राज्य केंद्र सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, ठीक है, नीति आयोग, तो ये सांविधिक पद हैं जिनका सृजन संविधान की विधि द्वारा नहीं, संसदीय अधिनियमों द्वारा हुआ है। संविधान द्वारा जिन पदों का सृजन हुआ है उनको संवैधानिक पद कहते हैं, जिनका संसदीय अधिनियम द्वारा सृजन किया गया है पदों का वो सांविधिक पद कहलाते हैं, ठीक है, या गैर संवैधानिक पद कहलाते हैं। तो आ का अंतर है, उसको ध्यान रखना है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद कैसा है? संविधानिक द्वारा, संविधान द्वारा सृजन है, और कैसा पद हो गया? संवैधानिक पद है। कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो, ठीक है। नियुक्ति के 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु में 5 वर्ष या 62 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 148 में इनका कार्यकाल भी दिया गया है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, ध्यान रखना है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका, 5 वर्ष का नहीं होता है। लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? ये किसके व्यय पर नियंत्रण करते हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। सरकार के कार्यों की ऑडिटिंग करते हैं। सरकार ने जितना पैसा लिया बजट में उतना खर्च किया है या नहीं, कहाँ किया है, कितना किस प्रोजेक्ट पे खर्च हुआ है, तो किसकी ऑडिटिंग करते हैं? सरकार की। सरकार किससे रिलेट करती है? सरकार का दूसरा रूप क्या है? कार्यपालिका। तो इस प्रकार ये किसके व्यय पर नियंत्रण रखते हैं? कार्यपालिका के, ठीक है, कार्यपालिका के। समझ आया?
निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में से लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? कौन जिम्मेदार होता है लेखाकरण के लिए? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत में एक है, ठीक है, कैग। ये पूरे भारत की वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। समझ में आया? पूरा वित्तीय प्रणाली का जो लेखा जोखा है किसके द्वारा किया जाता है? कैग द्वारा किया जाता है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? संघ सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, संघ तथा राज्य दोनों के लिए, ना संघ सरकार के लिए ना ही राज्य सरकार के लिए। किसके लिए? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। किसके लिए काम करते हैं? संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए। मैंने आपको आर्टिकल 149 बताया था, आर्टिकल 149, ठीक है, जिसमें इनकी शक्तियां दी गई हैं। आर्टिकल 149 में कैग की शक्तियां दी गई हैं, जिसमें इनका कार्य क्षेत्र बताया गया है। मैंने आपको पढ़ाया था ये किसकी ऑडिटिंग करते हैं? केंद्र सरकार की ऑडिटिंग करते हैं, ठीक है, लेखा परीक्षक करते हैं। और जो राज्य सरकार है उसकी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों करते हैं। यानी कि इनका क्षेत्र संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों तक विस्तृत है। नेक्स्ट है भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज है। कौन होता है प्रधान? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। मैंने बताया पूरे भारत में एक होता है, राज्यों का अलग से कोई कैग नहीं है, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्यों में नहीं होता है, केंद्र में होता है, कि पूरे भारत की वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण रखते हैं। पूरे लेखा जोखे का काम किसका है? कैग का। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें है? अभी बताया, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित कौन करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछा लेकिन पलट के पूछा। यहाँ लिख दिया केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करता है। पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ाया था कि कैग किसके व्यय को नियंत्रित करता है, वहाँ केंद्र सरकार नहीं था, वहाँ कार्यपालिका था। तो इस तरह के जो टर्म्स होते हैं ना, इनको भी इंटरचेंज किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए केंद्र सरकार कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और अगर इनकी बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, तो केंद्र सरकार की बात हो रही है, दोनों में इंटरचेंज हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? अभी बताया मैंने आपको, कौन करता है? लोक लेखा समिति, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होगी, ऊपर नीचे लिखा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन करता है? लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक हैं 2 सदस्यीय निकाय, 3 सदस्यीय निकाय, एकल सदस्यीय निकाय या 6 सदस्यीय निकाय। कितने सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? मैंने आपको बताया 1 सदस्यीय निकाय, ठीक है, 1 सदस्यीय निकाय। इनके नीचे काम करते हैं, लेकिन जो निकाय है वो पूरा एक है। जैसे कि हम चुनाव आयोग पढ़ते हैं, उसमें 1 से ज़्यादा होते हैं, इसमें नहीं है, इनमें 1 होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिकारी का वेतन प्रलब्धियां भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई में उल्लेखित है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री के निजी सचिव, केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के कार्यालय के मुख्य सचिव। दूसरी अनुसूची के भाग में उल्लेखित है। दूसरी अनुसूची में किस किस के वेतन दिए गए हैं? राष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। तो इस तरीके से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का भी वेतन किसमें से दिया जाता है? किसमें उल्लेखित है? दूसरी अनुसूची के भाग ई में, ठीक है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को अपने कार्यालय से किसी तरह से हटाया जा सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को अपने कार्यकाल, ये कार्यालय गलत लिखा है, यह पद से किस तरह से हटाया जा सकता है? किस तरह से हटाया जा सकता है, या इनका पद किसके समान है? तो किसके समान है? मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। तो इनकी शक्तियां, वेतन भत्ते और इनको हटाने की प्रक्रिया भी किसके समान होगी? उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लोक सेवा समिति, ठीक है, के मित्र, दार्शनिक
और मार्गदर्शक के रूप में माना जाता है। मैंने आपको भी बताया था कि किसको लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप में, दार्शनिक मित्र के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कैग को। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया अभी कि इनकी जो रिपोर्ट है उसकी जो जांच है कौन करता है? लोक लेखा समिति करती है। ये लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेते हैं और अपनी रिपोर्ट के लिए मार्गदर्शन करते हैं कि हमने यहाँ से ये चीज़ सबमिट की है, ठीक है। तो एक तरीके से उनकी जांच में मदद करते हैं, इसीलिए उनको उनका मित्र, मार्गदर्शक या दार्शनिक कहा जाता है। ये 3 चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि क्या क्या कहा जाता है। इस तरह से पूछ लिया जाता है, ये पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को केवल डैश के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, या फिर इन द ब्लैंक्स होगा कि पद से हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, ठीक है। भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? जो भी चीज़ पहले है, लास्ट है, करंट में है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कौन थे? वी नरहरि राव। वी नरहरि राव। वर्तमान में कौन है? जे.सी. मुर्मू, ठीक है। जे.सी. मुर्मू। जे.सी. मुर्मू वर्तमान में है, ठीक है, जो 2024 तक नवंबर 2024 तक अपने पद पर रहेंगे। पहले कौन थे? वी नरहरि राव, ठीक है। तो ध्यान रखना है जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो करंट में कौन कौन से पोस्ट पे कौन है वो भी आपको ध्यान रखना है। भारत के CGI कौन है, ठीक है। इसी तरह आपको कभी एग्जाम में पूछ लेता है, जो पद चर्चा में रहता है उसके नाम पूछ लेता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 148 कहता है कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसकी नियुक्ति की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति की जाएगी। आर्टिकल 148 में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन भारत में लोक धन के संरक्षक यानी कस्टोडियन और न्यासी ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है? लोकसभा, राज्यसभा मंत्री, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और राज्यसभा। कौन होता है? कस्टोडियन, न्यासी, ट्रस्टी। कौन होता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। लोक धन के संरक्षक। इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। हमने कैग भी कंप्लीट किया। कैग के जो ऑप्शंस थे, जो इसके MCQs मैंने आपको कराए, बहुत इजी थे, ठीक है। 1-2 बार आपको पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। MCQs से ही आपका जो चैप्टर है वो भी अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे भाग 6, जिसमें हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने संघ सरकार के बारे में पढ़ा, इसलिए राज्य सरकार का वर्णन किस में दिया गया है? भाग 6 में। जैसे हमने सीरियल वाइज भाग 5 कंप्लीट किया है, इसके बाद हम भाग 6 भी ऐसे ही सीरियल वाइज कंप्लीट करेंगे। सेम इसी पैटर्न पर है, ठीक है। सेम वही अधिकारी पाए जाएंगे और उसी तरह की संरचना भी हमें राज्य सरकार में देखने को मिलती है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद आपको नोट ज़रूर बनाने हैं। थैंक यू सो मच।